मैंने समझा दिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है। अब क्या है, की पॉइंट्स क्या है? अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कस्टमर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना, प्रमोट सोशल वेलफेयर टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल थ्रू एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, थ्रू दिस यू कैन डेवलप द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द कस्टमर्स। ओके, सोशल वेलफेयर में क्या क्या काम होता है देखो यहाँ पर दिया है। एजुकेशन one field, healthcare is another field, and sanitations ka what does it mean? Sanitation means hygienic, proper cleanliness, that is called, and community development. What is the community development? Community development means through proper interactions. many देखिएगा, टाटा स्टील प्लांट हुआ, टाटा क्यूमेंस हुआ, आरकेएफएल हुआ, ये सब एक कम्युनिटी हॉल तैयार करते हैं जहां पर बहुत सारे कंपनीज के लोग आके वहां पर मिलते हैं। कंपनीज के लोग नहीं, सिर्फ नॉर्मल जो कस्टमर्स होते हैं, जो पब्लिक होते हैं, वो भी आके वहां बैठते हैं। ठीक है, through this they try to develop the more and more enhancement in the society. This is called the social welfare. Next, to protect the environment, to reduce the pollutions, conserve resources. Conserve resources का मतलब जितने भी resources है उसको मतलब जहां जरूरत है उनको ज्यादा यूज कीजिए, जहां नहीं है उनको कंट्रोल कीजिए। to conserve the resources, support sustainability means कटिंग ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, फिलिंग अप द पॉन्ड्स, रिवर, लेक, ये सब बंद कर देना। तो सस्टेनेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं बनेगा, हम और खतरों की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये सब कंट्रोल होता है। इकोनॉमिक इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस होना चाहिए, जैसे अनयूज ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, और जितने भी सारे जो गार्बेजेस है उसको एक जगह पर डंप करना, उसको रिसाइकिल करना, बहुत सारे ऐसे वेलफेयर होता है जिसके माध्यम से आप एनवायरनमेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सपोर्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट। व्हाट इज दिस कम्युनिटी डेवलपमेंट? थ्रू रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सबसे यहाँ पर मुद्दे वाली बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जिसके माध्यम से आप कम्युनिटीज को, कोई भी जाति को आप अगर डेवलप करना चाहते हो तो दो ही रास्ता है। पहला है एजुकेशन, दूसरा है आप उसको नौकरी दीजिए। ये दो रास्ता से आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी, स्किल सब कुछ डेवलप कर सकते हो। तो हमेशा याद रखना, अगर कम्युनिटी को डेवलप करना है, किसी भी कम्युनिटी, हिंदू, तमिल, तेलुगु, मलयालम, झारखंडी, जो भी है, उनका कम्युनिटीज को अगर आप डेवलप करना चाहते हो, वो दो ही रास्ता है। एक एजुकेशन, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वही एजुकेशन में काम करना पड़ेगा। दूसरा है आप उनको एम्प्लॉयमेंट दीजिए, जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आप दीजिएगा, एजुकेशन दीजिएगा, उतना ही कम्युनिटी ग्रो करेगा, डेवलप करेगा। आज लिटरेसी रेट केरला में सबसे हाईएस्ट क्यों है? पहले केरला इतना लिटरेसी रेट हाई नहीं था। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट था बिफोर इंडिपेंडेंस, बट नाउ केरला इज रेज्ड हाईएस्ट इन इंडिपेंडेंस। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ सर, हाँ क्लियर है। अच्छा, तो आज पहले क्या था वेस्ट बंगाल में, ये प्रॉब्लम वेस्ट बंगाल में बिफोर 1947 मतलब ज्यादा से ज्यादा लिटरेसी रेट था, लेकिन आज केरला में चले जाइए, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वहां पर पाया जाता है। व्हाई? बिकॉज द गवर्नमेंट ओवर देयर, द इंडस्ट्रीज दैट हैव बीन ओवर देयर, दे ट्राई टू वर्क ऑन द कम्युनिटी डेवलपमेंट। एंड व्हाट इज द वे? ओनली टू वेज यू कैन डेवलप द कम्युनिटी, थ्रू एजुकेशन एंड थ्रू industry development or making employability among the communities through this only. उसके बाद improve company's reputation क्या है? टू बिल्ड गुडविल के साथ आप काम कर सकते हो, ट्रस्ट, पॉजिटिव इमेज बाय शोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। थ्रू दिस यू कैन ट्राई टू इंप्रूव द कंपनी रेपुटेशन। अगर किसी भी कंपनी का रेपुटेशन आप अगर ऊंचा करना चाहते हो तो आपको उस कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको लेना पड़ेगा, शोकेस करना पड़ेगा। कहां करना पड़ेगा? गुडविल बिल्ड करना, ट्रस्ट बिल्ड करना, पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना, तब जाके उस कंपनी का रेपुटेशन हाई होगा। इंश्योर एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। एथिकल का मतलब क्या होता है? जो मतलब पॉजिटिव बिजनेस स्ट्रेटजीज, वो आपको इख्तियार करना पड़ेगा, जैसे फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी इन ऑल बिजनेस ऑपरेशंस। थ्रू दिस customer support relationships can be developed through these policies. Okay, for example, promote social welfare, protect the environment, support community development, improve company reputations, ensure ethical business practices. Next slide, ma'am. अच्छा, 6 नंबर पॉइंट है फोस्टर इंक्लूसिव ग्रोथ। What is this foster inclusive growth? Means to reduce inequality and support disadvantaged groups such as women, children and differently
एबल्ड पर्सन, सबसे ज्यादा सपोर्ट जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप्स में है उनको आपको सबसे ज्यादा ग्रो करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन गिवन एंड डिस्ट्रीब्यूट to women also. Women are need to be given equal opportunity not only in education, to the companies also. Then only you can grow. Apart from that, childrens are need to take special care for their education. Okay, and the persons who are differential disabled person, they are need to be taken special care. आप जानते होंगे रेलवेज में या फिर कोई भी सरकारी नौकरी में इसका कोटा बना हुआ रहता है, फिजिकली हैंडीकैप का एक स्पेशल कोटा बना रहता है, उस कोटे में भी जाके आप नौकरी कर सकते हो. पहले फिजिकली डिसेबल्ड चैलेंजेस पीपल को कोई रिकॉग्नाइज नहीं मिलता था. दे आर नॉट बीन रिकॉग्नाइज, दे आर बीन डिपार्टेड और डिबार्टेड फ्रॉम एवरी सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी, फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ द सोसाइटी. They are not allowed to sit in the for the educations, they are not allowed to take the proper educations, they are not allowed to grow here and there because they are physically challenged people, and the society think that these people are useful, no, are useless in the society. उनसे उनके द्वारा कोई काम नहीं होगा. लेकिन आज के दौर पे देखिए, आज ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ला रहा है, पैरा ओलंपिक्स एक अलग सा ग्रुप बन गया है जहां से गोल्ड मेडल आ रहा है, सिल्वर मेडल आ रहा है. इंडिया सबसे अभी हाईएस्ट टॉप में है पैरा ओलंपिक्स में. क्यों ये सब हो रहा है? पहले तो नहीं था, अभी हो रहा है. क्यों? क्योंकि कंपनी, सरकार, not only government but also industries, businessmen, business tycoons, they are looking after this physically challenged people और उनको आगे आने के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं ताकि वो मतलब कुछ ऐसा कदम ना ले जिसके लिए उनके मतलब उनके परिवार में हानि हो जाए. जैसे बहुत सारे ऐसे फिजिकल हैंडीकैप पीपल है. पहले क्या होता था, जब मदर्स जब फिजिकली चैलेंज बच्चे को जन्म देते थे, अगर उनको पता होता कि ये मेरा बच्चा आगे जाके फिजिकली हैंडीकैप्ड होगा, चैलेंज होगा, तो वो डम कर देते थे या फिर कहीं बेच के आते थे या फेंक देते थे. आपको पता है कि नहीं? हिस्ट्री थोड़ा उठा के देख लीजिएगा. लेकिन अभी वो सिनेरियो बहुत हद तक कम हो गया, 90% कम हो गया. अभी ऐसा नहीं है. अगर कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है, चैलेंज्ड है, तो उनको उनके लिए स्पेशल स्कूल बनाया जाता है, उनके लिए स्पेशल एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाता है, ट्रेनिंग्स दिया जाता है, बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल है तैयार किया जाता है जहां पर उनको नहीं पढ़ाई के अलावा खेलकूद में दिया जाता है. आप तारे जमीन पर पार्ट 2 आप देखिएगा, आमिर खान के वो जो फिल्म है तारे जमीन पर पार्ट 2 इसी फिल्म पे बेस्ड है, जहां पर फिजिकली एबल्ड चैलेंज्ड वॉलीबॉल कॉम्पिटिशंस में जीतते हैं. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द इंक्लूसिव ग्रोथ. दिस कैन ओनली बी हैपन through proper channels. Okay, build strong stakeholder relationship. What does it mean? To strengthen trust between the company and customer. Trust company और customer के relationship में और trustworthy होना. Employee, supplier and societies, इनको भी आगे आना चाहिए. तब जाके अगर आपका stakeholders relationship strong होगा तब कंपनी आगे बढ़ता है. Complete with the legal requirement to follow CSR obligations under Companies Act 2013. India mandate 2% CR spendings. ठीक है, नाउ एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट हो गया कि गवर्नमेंट को 2% अपना जितने भी बजट बनते हैं, उनका जो एनुअल बजट बनते हैं उसमें से 2% जो होता है कस्टमर सर्विस रिलेशनशिप जो है उसमें स्पेंड करना पड़ेगा. दे हैव टू अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 में ये कंपनी मतलब ये रूल लागू हुआ था. प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल एंड एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अ कंपनी मस्ट लुक ऑन द सोशल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव CSR. समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछो इसमें. कोई ऐसा पॉइंट समझ में नहीं आया? नहीं सर. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड मैम. एरियाज ऑफ CSR एक्टिविटीज. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कौन कौन से एरियाज है? पहला एजुकेशन, जो मैंने कहा सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर अगर मैं किसी को पकड़ू तो एजुकेशन. क्यों? अगर आप कुछ किसी इंसान को अगर आप चेंज करना चाहते हो इस दुनिया में तो वो सिर्फ साक्षरता एजुकेशन के माध्यम से ही होगा और इसके अलावा कोई चारा नहीं है. प्रॉपर एजुकेशन एंड उसके बाद प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों ही तरीका है जहां से आप कॉर्पोरेट सोशल एरियाज एक्टिविटीज को आप ज्यादा सस्टेनेबल कर सकते हो. जैसे क्या क्या एजुकेशन में अगर हम पूछे तो क्या क्या आ सकता है? प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप, building schools, digital literacy programs, supporting unprivileged student. Unprivileged student मतलब उस कैटेगरी को स्टूडेंट्स जहां फिजिकली डिसेबल्ड चैलेंज्ड पीपल स्टूडेंट्स है,
जहां कोई सोसाइटीज पहले पूछते नहीं थे, उस स्टूडेंट्स को 2013 के बाद जब बीजेपी सरकार आई तो सबसे पहले इनको ज्यादा प्रिविलेजेस मिलने लगा, फैसिलिटीज बोलिए, कुछ भी बोलिए, इनको ज्यादा प्रिविलेज स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा मिलने लगा। ओके, तो नंबर 1 एजुकेशन है। नंबर 2 मैम, नेक्स्ट स्लाइड। हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में क्या क्या आ सकता है? फ्री मेडिकल कैंप, हॉस्पिटल सपोर्ट, प्रोवाइडिंग मेडिसिन, अवेयरनेस प्रोग्राम, बहुत सारे अवेयरनेस, जैसे HIV हुआ, कैंसर रिलेटेड हुआ, ये सब अवेयर करवा सकते हैं। थर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, मातृशक्ति जिसे हम कहते हैं, सशक्त कर, मातृशक्ति का सशक्तिकरण करना, वुमेन एम्पावरमेंट, दैट इज कॉल्ड स्किल ट्रेनिंग फॉर वुमेन, स्किल डेवलपमेंट करवा वुमेन। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एक ऐसा ग्रुप जहां पर सेल्फ हेल्प, एक दूसरे को अपने ही मदद करना। अवेयरनेस ऑन राइट एंड सेफ्टी, अपना क्या हक है, क्या सेफ्टी है, उसके अगेंस्ट में विल पावर करना, उनके अगेंस्ट में तैयार करना। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वुमेन के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरियाज जो होता है, अर्बन एरियाज होता है, उनको डेवलप करवाना। क्या क्या? विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, better road and sanitation, electrification and solar projects. Through these areas of through these different activities, you can develop the areas. Okay, next slide, ma'am. Next slide. Hello, ma'am, am I audible? हाँ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस, ये तो पहले भी हो चुका है, फिर भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शंस में क्या क्या आता है? प्लांटिंग ट्रीज, वेस्ट मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, रिड्यूसिंग पॉल्यूशंस। ठीक है, इस तरह से अगर ये प्रिकॉशंस लेते हो कि प्लांटिंग ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे उगाना, वेस्ट मैनेजमेंट करना, वेस्ट को मैनेज करना आजकल सबसे बड़े टफ चैलेंजेस हो गया। अभी तो फिलहाल बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है, लेकिन पहले ये सब मैनेज करना बहुत दिक्कत होता था, बहुत। अभी भी आप कलकत्ता में पार्क सर्कस, पार्क स्ट्रीट, ये सब जगह चले जाइए, आपका फिर एक और जगह बाबू घाट, जहां पर बहुत सारे बसेस दूर दूर दूसरे देशों से आती है, आप चले जाइए, अभी भी वहां वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, नथिंग। स्पिटिंग हियर एंड देयर, जो भी पैसेंजर्स वहां उतरते हैं, दे आर यूजिंग द टॉयलेट्स हियर एंड देयर, कहीं भी टॉयलेट कर देते हैं, बस के पीछे, टायर में, कहीं भी। वहीं पर खाने की दुकान लगा हुआ है, मधुमक्खी, मतलब अनहाइजेनिक, अनहेल्दी, मतलब अभी भी वो जगह है। तो गवर्नमेंट को ये सब इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वेस्ट को किस तरह से मैनेज करने चाहिए। टॉयलेट्स है, लेकिन टॉयलेट्स की कंडीशंस भी बहुत खराब है। दे आर टेकिंग द मनी फ्रॉम द पैसेंजर्स। ओके, जो भी पैसेंजर्स आते हैं 5 रुपया 2 रुपया जो भी लेते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसे क्लीन नहीं करवाते हैं, तो जिसकी वजह से इंसान वहां जाते नहीं है, अनहाइजेनिक। आप जाएंगे तो बीमार खुद पड़ सकते हो। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, जो बहुत सारे सोलर प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स आर देयर, उसमें काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि आप एनवायरमेंट को और बचा सके और ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन को कंट्रोल कीजिए। ठीक है, जैसे दिल्ली सरकार, जो हमारे जो नितिन गडकरी साहब है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि आने वाले समय 2029 और 2030 हम लोग देख पाएंगे, वी आर लकी इन दिस जनरेशन, पूरा सारे जितने भी व्हीकल्स है वो इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाले हैं, इलेक्ट्रिक बैटरी चालित होने वाले हैं। और टाटा स्टील प्लांट अभी तो फिलहाल जो भी आपका जेसीबी मशीन्स वगैरह है, सब बैटरी में चालित है, सोलर पावर चालित है। वो पेट्रोल डीजल का कोई खपत बहुत कम हो रहा है, बहुत हद तक कम हो जा रहा है। और आने वाले समय में 2029-30 तक मुझे लगता है कि ये गडकरी साहब ने डेडलाइन दिया है कि सारे जितने भी व्हीकल्स है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। बड़े बड़े 5 शहर में, जैसे दिल्ली सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है, उनका मतलब आप पोल्यूशन लेवल अगर आप चेक करेंगे तो बहुत हाई है, बहुत बहुत हाई है। तो ये सब कंट्रोल करने के लिए एक ही उपाय है, आपको इलेक्ट्रिफिकेशंस करना पड़ेगा, व्हीकल्स जितने भी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक कार आपको यूज करना पड़ेगा। और एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है कि जितने 2013 के पहले जो भी टैक्सी, लग्जरी कार्स वगैरह है, आप उसको बेच देना चाहिए, उसको बेच दो। यू नीड टू सेल ऑल दोस थिंग। वो आपको रोड में दिखना नहीं चाहिए, उनको परमिट नहीं दिया जाएगा। अगर रोड में निकलता है तो ह्यूज टैक्सेस या फिर आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। तो गवर्नमेंट अगर ये सब इनिशिएटिव लेगा, हर एक सरकार, छोटे छोटे जो सरकार है, मतलब जो भी सरकार है, अगर ये सब इनिशिएटिव अपने अपने देश में अगर करते हैं तो ये बहुत बड़ा प्रायोरिटीज मिलता है एनवायरमेंट को कंट्रोल करने के। पॉवर्टी एलिवेशंस, प्रोवाइडिंग फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर, हम अपने पॉवर्टी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? थ्रू प्रॉपर फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। लाइवलीहुड सपोर्ट,
ठीक है। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट फॉर द पोर्ट्स को थोड़ा स्किल डेवलपमेंट करवाइए ताकि उसका रोजी रोजगार बढ़ जाए। अगर रोजी रोजगार बढ़ेगा, मेहनती उनको मिलेगा, तो वो और पॉवर्टी लेवल में नहीं रहेगा, दरिद्रता का नीचे नहीं रहेगा, उसका लेवल अप हो जाएगा। स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी, वोकेशनल ट्रेनिंग किसे कहते हैं? जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री रिलेटेड होता है उसे वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री रिलेटेड हुआ, जैसे जेसीबी मशीन चलाना हुआ, लेद मशीन चलाना हुआ, फॉस्टरिंग मशीन चलाना हुआ, ये सब जो ट्रेनिंग करवाता है। बहुत सारे ऐसे जैसे आदित्यपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां पर वोकेशनल ट्रेनिंग करवाया जाता है। केएमपीएम एक बिष्टुपुर के ऊपर केएमपीएम कॉलेज है जहां पर वोकेशनल ट्रेनिंग करवाया जाता है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री रिलेटेड ट्रेनिंग। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, लीडरशिप क्वालिटीज ट्रेनिंग, ये सब करवाया जाता है। जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हमारे जीआईटीएस में भी करवाया जा रहा है, आप जानते होंगे। जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम जीआईटीएस कॉलेज में करवाया जा रहा है, जहां पर स्टूडेंट को जॉब किस तरह से मिलता है, किस तरह से इंटरव्यू किया जाता है, किस तरह से इंटरव्यू प्रोग्राम शेड्यूल होता है, ये सब बताया जा रहा है। दिस ऑल आर स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। हाँ, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, सपोर्ट फॉर ओल्ड एज होम्स, ये सोशल वेलफेयर है। जो ओल्ड एज होम, आजकल के दौर पे बच्चों को माँ बाप देखते नहीं है, सॉरी, माँ बाप को बच्चे देखते नहीं है, वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं, स्टेशन में छोड़ देते हैं, जिसके वजह से गवर्नमेंट ने बहुत एक स्ट्रिक्ट लॉ पास किया है। रिसेंटली एक न्यूज आपको बताता हूँ कि एक परिवार है, तो परिवार के बेटे ने क्या किया, शादी वगैरह मना लिया, उनके बच्चे हो गए, और अब माँ बाप को बोझ लगने लगा। कानपुर में हुआ ये इंसिडेंट, कल ही पेपर में आया था। तो उसने क्या किया, घर से अपने माँ बाप को हटा दिया, स्पेस ज्यादा मिल गया। बाप ने क्या किया, कानपुर कोर्ट में जाके केस दाखिल कर दिया। अब पिताजी के नाम पे जमीन रजिस्टर्ड था, घर रजिस्टर्ड पिताजी के नाम में था, पिताजी ने ट्रांसफर नहीं किया था, वो पूरा जमीन और उनका सब कुछ पिताजी को मिल गया, और ये निर्देश हिदायत दिया गया है कि बेटे को तुरंत घर से निकाल दिया जाए। अब बेटा जब माँ बाप के साथ इस तरह से हरकत कर सकता है, तो बाप क्यों नहीं? इतना साल पालने के बाद भी बाप अगर बेटा अगर बाप को ना देखे तो वो धिक्कार है। तो उसने क्या किया, कोर्ट आया, कोर्ट से ये लॉ पास हुआ कि अब जो है बेटा को वो घर खाली करके माँ बाप अंदर जाएंगे, घर में जाएंगे। तो पुलिस आया, बेटे को धक्के मार के, बहू को, बच्चे को, सबको धक्के मार के निकाल दिया, सेटल कर दिया। लॉस ये सब बनना चाहिए, बन रहा है और आगे भी बनने वाला है। स्ट्रिक्ट इसमें कानून आ रहा है, अभी बहुत ये सब बढ़ गया है। चाइल्ड वेलफेयर मतलब चाइल्ड को पढ़ाना वगैरह। प्रोग्राम फॉर डिफरेंट एबल्ड पर्सन, पहले जो बनाया था वही सेम चीज है कि बहुत सारे ऐसे फिजिकली हैंडीकैप पर्सन हैं जिनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है, तो बहुत सारे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है, एनजीओस है, वो आगे आके इनको मदद करते हैं। डिजास्टर रिलीफ क्या है? फ्लड और अर्थक्वेक रिलीफ। फ्लड जो आता है, अर्थक्वेक आता है, वहां से रिलीफ पाना। इमरजेंसी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, इमरजेंसी जब फ्लड अर्थक्वेक आ जाता है तो उस समय मेडिसिन, खाने पीने का सामान, ये सब डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज ऑल्सो डिजास्टर रिलीफ काम। रीबिल्डिंग अफेक्टेड एरियाज, जो भी अफेक्टेड एरियाज है वहां पर घर द्वार बना के देना। कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्शंस, व्हाट इज दिस? कल्चरल, किसी भी जाति का कल्चर को बनाए रखना आप बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके सपोर्टिंग आर्ट्स एंड कल्चर को बरकरार रखना। प्रिजर्विंग मोन्यूमेंट्स, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मोन्यूमेंट्स हैं आर्ट एंड कल्चर्स के, बहुत सारे ऐसे आदिवासी के कल्चर्स है, उनका मोन्यूमेंट्स है, उनको प्रिजर्व करना। प्रोमोटिंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट, आदिवासी के बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट होते हैं, उनका ट्रेडिशनल कुछ फूड होते हैं, उनको बचाए रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से आप एक्टिविटीज के माध्यम से, CSR एक्टिविटीज के माध्यम से ये सब एरियाज में काम करके आप सोसाइटीज को और कम्युनिटीज को दोनों को दुरुस्त कर सकते हो। समझ में आया तन्मय चटर्जी? कोई डाउट है? सर नहीं सर, वेरी इजी है ये सब। नेक्स्ट, सॉरी, बेनिफिट क्या है? कस्टमर बेनिफिट ऑफ CSR, इंप्रूव कंपनी रेपुटेशन, कंपनी का रेपुटेशन बढ़ जाता है। पॉजिटिव पब्लिक इमेज में, पब्लिक के इमेज में एक पॉजिटिव इमेज बन जाता है। ट्रस्ट बढ़ जाता है कस्टमर के रिलेटेड। लॉयल्टी बढ़ जाता है। सेकंड पॉइंट देखो वही लिखा है, इंक्रीजेस कस्टमर लॉयल्टी। पीपल प्रेफर टू सपोर्ट ब्रांड दैट केयर अबाउट सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट। पीपल जो होता है सबसे ज्यादा ब्रांड में बिलीव करते हैं, उस ब्रांड को सपोर्ट करते हैं, केयर करते हैं। सोसाइटीज के लिए अच्छा है, कंपनीज के लिए भी अच्छा है, प्रोमोटिंग हो जाता है। अट्रैक्ट्स रिटेन्स एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय फील प्राउड टू वर्क फॉर सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज, इंप्रूविंग मोटिवेशन एंड रिड्यूसिंग टर्नओवर।
इस तरह के कंपनीज में, जो कंपनी सोसाइटीज के लिए काम करता है, कम्युनिटीज के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है, वहां जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको भी अच्छा लगता है कि मैं ऐसे कंपनीज में काम कर रहा हूं जहां सबको मदद मिलता है। तो हम प्राउड फील करते हैं ऐसे संस्थान में काम करने के लिए। ठीक है, दिस आर द बेनिफिट ऑफ सीएसआर। नेक्स्ट, उसका अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स। अच्छा, ये सब जब काम होता है तो कंपनीज जो ऑपरेट होता है बाहर से, सपोर्ट मिलता है बाहर से, और भी शेयर होल्डर्स, मार्केटर्स, बिजनेस टाइकून्स वो आके पैसा लगाते हैं। ठीक है, इंप्रूव कम्युनिटी रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप में स्ट्रेंथन दिखने को मिलता है। कंपनीज और कम्युनिकेट के बीच में जो कोलैबोरेशन बनता है उसमें एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, जो कि दोनों के लिए अच्छा है, कंपनीज के लिए भी अच्छा है या फिर कम्युनिटीज के लिए भी अच्छा है। क्यों? कंपनीज अगर कम्युनिटीज को देख रहा है, उनका एजुकेशन को देख रहा है, उनका वेलफेयर को देख रहा है, उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेट को देख रहा है, तो कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी कस्टमर चाहेगा ना उस कंपनी में काम करे, उस कंपनीज के लिए कुछ काम करे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, कम्युनिटी रिलेशनशिप्स और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एनहांस ब्रांड वैल्यू, कंपनीज इसकी वजह से, सोसाइटीज के रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से गुडविल बढ़ता है, उसका ब्रांड वैल्यू बढ़ता है, और वो ब्रांड वैल्यू जो होता है ना, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के लिए बहुत अच्छा है। दीज आर द बेनिफिट ऑफ सीएसआर। नेक्स्ट, इंश्योर लीगल कंप्लायंस। अच्छा, ये तो मैम पहले भी था। सीएसआर हेल्प कंपनीज मीट लीगल रिक्वायरमेंट लाइक इंडियस कंपनी एक्ट 2013, जहां पर मैंने बताया था 2%, अभी फिलहाल 2013 के बाद 2% जो होता है ऑल ओवर जो ग्रॉस जो हमारे बजट बनते हैं उसमें 2% इनका योगदान रहता है, इनको दिया जाता है। एनकरेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोटेक्ट करता है एनवायरमेंट को, प्रोमोट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस बिजनेस रिस्क। अगर आपका फर्ज करो आपका कंपनी अच्छा है, कंपनी देश के लिए कुछ काम कर रही है, जनता के लिए कुछ काम कर रही है, कम्युनिटीज के लिए काम कर रहा है, तो यहाँ स्कैंडल होना, फ्रॉड होना, पब्लिक बैकलैश होना, ये सब बहुत हद तक कम हो जाता है। ठीक है ना, कंपनी भी नहीं चाहेगा ना अपना रेपुटेशन खराब करे, अपना इमेज खराब करे, अपना ब्रांड को खो दे, तो कंपनी कभी नहीं चाहेगा इस तरह से। ठीक है, बूस्ट लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी बाय इंप्रूविंग ट्रस्ट, कस्टमर लॉयल्टी एंड रेपुटेशन। कस्टमर सीएसआर इनडायरेक्टली इंक्रीज द लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, और इसकी वजह से कस्टमर क्या होता है, लॉन्ग टर्म एक प्रॉफिट दोनों गेन करता है। ब्रांड की वजह से कंपनी भी अपना प्रॉफिट गेन करता है, टर्नओवर अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है, और कस्टमर्स को भी अच्छा मतलब जो भी गुड्स अवेलेबल है मार्केट में अच्छा मिल जाता है। तो दीज आर द बेनिफिट ऑफ सीएसआर। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ सीएसआर इंडिया। देखो, पहला ही है टाटा ग्रुप्स। टाटा ने क्या क्या किया, देखो कितना सुंदर है। टाटा रन स्कूल, बिल्कुल, हॉस्पिटल, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, टाटा ये सब करते हैं। लार्ज इन्वेस्टमेंट इन कैंसर हॉस्पिटल अक्रॉस इंडिया, टाटा कैंसर हॉस्पिटल आपको मालूम है अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया में इनके है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इन रूरल विलेज, अब ये अभी भी आप विलेज एरिया में चली जाए, उनको पीने के लिए शुद्ध पानी टाटा ही प्रोवाइड करवाते हैं, बिल्कुल शुद्ध, आपको फिल्टर अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, इतना शुद्ध पानी वो देते हैं। और अभी इतना ब्रांड इसका बढ़ गया है कि टाटा का पानी बोलने से कोई यूज ही नहीं करता है। ठीक है, मतलब उसके मतलब कोई उसको फिल्टर लगाता ही नहीं है, अब बहुत कम हो गया फिल्टर। एक्वागार्ड, एक्वाफिना कहाँ लगता है, अभी बहुत हद तक कम हो गया। टाटा इतना नीट एंड क्लीन पानी देता है, वो भी फिल्टर्ड। रिलायंस इंडस्ट्रीज, देखो टाटा ग्रुप तो हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या काम किया है, प्रोजेक्ट दृष्टि फॉर आईसाइट रिस्टोरेशन सर्जरीज, सर्जरीज गरीबों को सर्जरीज करवाना, उनका एक प्रोजेक्ट है दृष्टि, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट पे गांव देहात, सेमी अर्बन, अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में जाके बहुत सारे जो ऐसे पीपल है उनका सर्जरीज करवाना, ठीक है, इलाज करवाना, चश्मा प्रोवाइड करवाना, मेडिसिन प्रोवाइड करवाना। रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, रूरल एरियाज में, रूरल बेल्ट स्पेशली इन महाराष्ट्र एंड गुजरात में उनको ट्रांसफॉर्म करना। एजुकेशन, जैसे मैं आपको बताता हूं कि रिलायंस का बहुत बड़ा स्कूल है, रिलायंस स्कूल, आपको पता है, गूगल करके देख लीजिएगा। वहां पर 12%, 18% जो होता है बच्चे को गांव देहात से वहां पढ़ने के लिए भेजा जाता है। वहां फीस 1 लाख रुपया है पर मंथ, इतना कॉस्टली है। बहुत सारे एमिनिटीज है, फैसिलिटीज है, बहुत हाई है। जितने भी सेलिब्रिटीज के बच्चे आप देखते हैं वहीं रिलायंस स्कूल में पढ़ते हैं। रिलायंस स्कूल सिर्फ और इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में है, रिनाउंड है, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड है। तो वहां पर रिलायंस स्कूल के जो करता है अनंत अंबानी, सॉरी
क्या है उनका, धीरू भाई अंबानी, अंबानी का ग्रुप मालिक कौन है अभी फिलहाल, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी की जो मतलब वाइफ है वो चलाती है स्कूल, नीता अंबानी। तो नीता अंबानी अभी ये मैंडेटरी कर दिया है 12 to 18% अभी जो बच्चे जो गांव देहात स्पेशली रूरल एरिया से है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लेंगे। ठीक है, एजुकेशन स्कॉलरशिप देखो जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है, एजुकेशन स्कॉलरशिप्स फॉर पुअर स्टूडेंट्स वहां करवाया जाता है। समझ में आया तन्मय? यस सर। नेक्स्ट, इन्फोसिस। इन्फोसिस क्या काम करते हैं? फाउंडेशन बिल्डिंग स्कूल्स, लाइब्रेरीज एंड हॉस्पिटल्स। आरोहन सोशल इनोवेशन अवार्ड टू सपोर्ट यंग इनोवेटर्स। जो भी नए नए इनोवेटर्स है, इन्वेंशंस कर रहे हैं, उनको आरोहन सोशल इनोवेशन अवार्ड मिलता है जो प्राइज मनी देता है। उनके जो भी प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप मतलब असाइनमेंट्स है, उनको फाइनेंस करना ये इन्फोसिस करते हैं। मेजर कंट्रीब्यूशन टू ड्यूरिंग कोविड-19 रिलीफ ऑपरेशंस। जितने भी रिलीफ ऑपरेशंस हुआ था कोविड-19 में, सबसे ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन इन्फोसिस का था। विप्रो, विप्रो एजुकेशन पॉलिसी सपोर्ट प्राइमरी एजुकेशन रूरल स्पेशली इन रूरल एरियाज। डिजास्टर रिलीफ ड्यूरिंग द फ्लड एंड अर्थक्वेक के लिए पैसा इकट्ठा करना, डोनेट करना विप्रो करता है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट, जितने तरह के सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स है विप्रो इसमें काम करता है। दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ सीएसआर इन इंडिया। नेक्स्ट, एथिक्स वर्सेस सीएसआर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिक्स क्या है? मोरल प्रिंसिपल फॉर बिजनेस बिहेवियर डेफिनेशन। सीएसआर क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द कंपनी। तन्मय, ये जो एथिक्स वर्सेस जो है ना, इसको बढ़िया से पढ़ लेना, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन क्या है एथिक्स का? मोरल प्रिंसिपल फॉर बिजनेस बिहेवियर। सीएसआर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज परफॉर्म बाय ए कंपनी। फोकस कहां करते हैं? राइट रॉन्ग बिजनेस ऑपरेशंस। इनका फोकस, एथिक्स का फोकस मेंटली राइट रॉन्ग बिजनेस ऑपरेशंस में होता है। सीएसआर का वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, एनवायरमेंट एंड कम्युनिटी यहां पर होता है। नेचर क्या है? इंटरनल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, ये एक्सटर्नल एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं। मैंडेटरी क्या है? नॉट लीगल मैंडेटरी, ये लीगल मैंडेटरी नहीं है लेकिन ये मैंडेटरी है। सीएसआर में मैंडेटरी है 2000 कंपनीज एक्ट, 2% सीएसआर रूल दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर फेयरनेस, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। यहां क्या है? इंप्रूव सोशल वेलफेयर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्कोप क्या है? एम्प्लॉइज, कस्टमर, सप्लायर्स, गवर्नेंस। यहां पर स्कोप क्या है? एम्प्लॉय, सोसाइटी, एनवायरमेंट रूल और डेवलपमेंट एजुकेशन, यहां पर ध्यान दिया जाता है। एग्जांपल्स, नॉट चीटिंग कस्टमर, पेइंग फेयर वेजेस, बिल्डिंग स्कूल, प्लांटिंग ट्रीज, हेल्थ कैंप। ये है डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड सीएसआर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। एथिक्स प्लस सीएसआर इंश्योर ट्रस्ट, सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। एथिक्स और सीएसआर दोनों मिलके सच्चाई, सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म, भविष्य में की जो सक्सेस है वो उसको लॉन्ग टर्म रखने के लिए ये दोनों का मिलना बहुत जरूरी है, एथिक्स के साथ सीएसआर। ठीक है, दिस इज द कंक्लूजन। अब बताओ कोई डाउट है यहाँ पर जो मैंने समझाया है? नहीं सर।